नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। आखिरकार बिहार सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो ही गया। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 9 मंत्रियों के विभाग बांटे गए। जेडीयू के पास 19 विभाग हैं, तो बीजेपी नेताओं के पास 23 विभाग हैं। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास सामान्य प्रशासन के साथ ही गृह विभाग पहले की तरह ही रखा है। अट्ठाईस जनवरी को नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने तो उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा कब होगा, इसे लेकर विरोधी दल आरजेडी की ओर से तंज भी कसा जा रहा था। पर करीब हफ्ते भर बाद शनिवार को सीएम समेत 9 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया। पहले की तरह मुख्यमंत्री के पास सामान्य प्रशासन और गृह विभाग है। इसके अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग भी उन्हीं के पास है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास वित्त, वाणिज्य कर, स्वास्थ्य, उद्योग, नगर विकास एवं आवास, पंचायती राज, विधि, खेल, पशु एवं मत्स्य संसाधन समेत 9 विभाग हैं। तो दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास भी लगभग 9 विभाग है, जिसमें कृषि, पथ निर्माण, राजस्व एवं भूमि सुधार, गन्ना उद्योग, खान एवं भूतत्व, श्रम संसाधन, कला संस्कृति एवं युवा, लघु जल संसाधन के साथ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग शामिल है। इसके अलावा मंत्री विजय कुमार चौधरी के पास शिक्षा, परिवहन, जल संसाधन, संसदीय कार्य, भवन निर्माण, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है। तो विजेंद्र प्रसाद यादव के जिम्मे ऊर्जा, योजना एवं विकास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, ग्रामीण कार्य, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। जितन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन के पास सूचना, प्रौद्योगिकी, SC/ST कल्याण विभाग, तो बीजेपी नेता डॉक्टर प्रेम कुमार के जिम्मे सहकारिता, पर्यटन, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है। मंत्री श्रवण कुमार के पास ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है। इन सब के बीच निर्दलीय विधायक सुमित सिंह एक बार फिर से विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। हम लोग एक सैनिक के तरह सेवा के भाव से काम करने के लिए तैयार हैं। जो भी विभाग रहेगा, जनता के हित में जो बेहतर होगा, मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है और उनका निर्णय स्वागत योग्य है। बता दें कि 12 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार 12 फरवरी को ही विश्वास मत हासिल भी करेगी। कयास लगाए जा रहे थे कि इससे पहले ही मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा हो जाएगा। उम्मीद है बजट सत्र के बाद फिर से कैबिनेट विस्तार किया जाएगा, जिसमें 9 मंत्रियों को मिले विभागों को बांटा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और बिहार में नई सरकार बनी तो लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन में सीटों के फॉर्मूले की कवायद भी तेज हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच मुलाकातों का दौर चल जरूर रहा है, पर क्या बात हो रही है, इसे मीडिया से बताने में नेता बचते नजर आ रहे हैं। वैसे इंडिया अलायंस पर बीजेपी नेताओं का हमला भी ताबड़तोड़ जारी है। चुनाव से पहले क्यों लालू से लेकर राहुल तक बीजेपी के नेता आक्रामक नजर आ रहे हैं, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में फिर से नई सरकार बनी। नीतीश ने अपनी पुरानी सहयोगी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया तो बिखरे हुए विपक्ष के लिए यह बड़ा सेटबैक था। सियासी मात खाने के बाद इंडिया अलायंस के नेता लोकसभा की तैयारियों में जुट रहे हैं। शनिवार को पटना में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की लालू प्रसाद से मुलाकात हुई। ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। बताया जाता है कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिले, लेकिन जब बातचीत खत्म हुई और अखिलेश बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से किनारा कर लिया। बिना कुछ कहे अखिलेश चलते बने।
तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले नेता अपने अपने तरीके से जातियों को भी गोलबंद करने में जुटे हैं। नालंदा के बिहार शरीफ पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कुशवाहा महासम्मेलन के मंच से लालू प्रसाद पर जोरदार प्रहार किया। सम्राट ने कहा, लालू प्रसाद आरक्षण की बात करते हैं, पर अपने ही परिवार के सिवा उन्होंने आज तक किसी को आरक्षण नहीं दिया। पढ़ने वढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इसको बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दो। दूसरा आरक्षण उसको दिया और तीसरा आरक्षण किसको दिया? काई मेरा बेटा है, उसको कोई मतलब नहीं है दो दुनिया से। ये हरे कृष्ण हरे राम वाला है, इसको उठाकर मंत्री बना दिया। और जब भाजपा के सांसद रामकृपाल यादव ने लालू प्रसाद की बेटी को लोकसभा में हरा दिया, तो लालू जी ने कहा कि अब हमारी बेटी को भी राज्यसभा में भेज के सांसद बना दिया। यही है आरक्षण, कोई गलतफहमी में मत रहना साथियों। इधर विरोधी दलों के बीच मीटिंग पर बीजेपी के नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी हमला बोला। रविशंकर ने इंडी अलायंस पर तंज कसते हुए कहा, विपक्ष का गठबंधन बालू की ढेर पर खड़ा है, पता नहीं कब गिर जाए। कि ये गठबंधन बालू पे खड़ा है, गिर जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी गिरेगा हमें नहीं मालूम है। और उनका गठबंधन टूट रहा है और वो देश जोड़ने चले हैं। बिहार में बदली हुई सियासत के बाद इंडी गठबंधन के नेता जहां बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता ताबड़तोड़ वार लालू फैमिली से लेकर राहुल गांधी पर कर रहे हैं। सवाल लोकसभा चुनाव की जंग का है, सवाल जातियों को साधने से लेकर विकास कार्यों को गिनाने तक का है। सो बीजेपी फिलहाल आगे बढ़कर वार विपक्षी नेताओं पर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार में सियासत की तस्वीर बदलने के बाद कांग्रेस एक बार फिर से नई सिरे से अपनी रणनीतियां बनाने में जुटी हुई है, जिसको लेकर दिल्ली में बिहार कांग्रेस के विधायक और एमएलसी की बैठक हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में ये बैठक की गई। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ बिहार में नीतीश कुमार के साथ छोड़ने के बाद आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक से ठीक पहले बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि ये सही है कि हम लोगों ने नीतीश कुमार पर ज्यादा भरोसा किया, क्योंकि उन्होंने भरोसा दिलाया था कि वो अब नहीं बदलेंगे। परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रेटजी तो जाहिर सी बात बनाएगी, क्योंकि हम उस अलायंस के हिस्सा थे जिसको छोड़ करके नीतीश जी चले गए हैं। अब जो हमारा महागठबंधन हमारा अलायंस है वो बहुत मजबूती के साथ है और हम नेक्स्ट आने वाले दिनों की प्लानिंग में लगे हुए हैं और उसको करेंगे। नीतीश कुमार पर आप लोगों ने भरोसा ज्यादा किया या उनको रीड करने में गलती हुई आप लोगों से? यह तो समय ही बताएगा, लेकिन ये बात सही है कि हम लोगों ने भरोसा किया और चूंकि उन्होंने इतनी बार गुहार लगाई कि हम बदलेंगे नहीं, अब हमारा यही मिट्टी मिल जाएंगे, हमारा यही अब सारा कुछ यहीं पर है, हम कहीं जाने वाले नहीं है, तो इतनी बार उन्होंने जब ये बात कही तो लोगों को विश्वास हुआ। हालांकि उस जमाने में कुछ लोग कहते थे, जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, वो कहते थे कि ये फिर जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने विश्वास किया। एक महत्वपूर्ण सवाल है, अब कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी, चूंकि आरजेडी, कांग्रेस और बाकी लेफ्ट का अलायंस रहेगा बिहार में? जाहिर सी बात है कि हम लोग आज की बैठक में भी चीजों को डिस्कस करेंगे और जो हमारा गठबंधन है वो मजबूती से काम करे और मजबूती से काम करके हम लोग अधिक से अधिक सीटें लाएं। ये हम लोग का प्रयास है और रहेगा और इसमें कामयाबी मिलेगी, इसलिए कि राहुल गांधी जी की जो सभाएं हुई हैं सीमांचल में या पूरे बिहार में, जो उसकी धमक और उसका असर है, उसका जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। सिर्फ नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होना है। एक तरह से विभाग बढ़ चुके हैं, काम होंगे, आगे देखेंगे, मुख्यमंत्री जी को तय करना है कब एक्सटेंशन करेंगे। वो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कमेटी है, जो संसदीय बोर्ड के लोग हैं, उस पर उसकी चर्चा करते हैं और गठबंधन के क्या स्वरूप होंगे वो राष्ट्रीय स्तर पर तय।
और बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की है। बहुत बड़ी संख्या में जेडीयू नेता और कार्यकर्ता सीएम से मिलने के लिए उन्हीं के आवास पर पहुंचे। किसी के हाथ में गुलदस्ता तो किसी के हाथों में गुलाब था। सीएम से मिलने वालों की लंबी कतार नजर आए। इस मौके पर जेडीयू नेताओं ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ जाकर बिल्कुल सही निर्णय लिया है। नया सरकार गठन हुआ है, तो लोग शुभकामना देने के ख्याल से उनसे मिल रहे हैं और जो लोग शुभकामना दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी भी बहुत उल्लास के साथ लोगों से मिल भी रहे हैं। बिहार के विकास पुरुष को बधाई देने आए हैं। 9वीं मर्तबा उन्होंने मुख्यमंत्री जी का पद संभाला है, इसके लिए उनका आभार व्यक्त। बीजेपी के साथ आ गए तो ठीक है। अब मुख्यमंत्री जी जिनके साथ जाएंगे उनका कल्याण हो जाएगा। सभी लोग आए हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बधाई देने के लिए। विकास प्रूफ है, उनका जो डिसीजन होता है वो बिहार के हित में होता है। बीजेपी के साथ आना ठीक डिसीजन है। बीजेपी हमारी पार्टी से लाइन से अच्छी बातें काम करेंगे, जो काम बाकी उसको पूरा किया जाएगा। और बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को केंद्र सरकार भारत रत्न से सम्मानित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। आडवाणी बीजेपी के सबसे पुराने और बड़े नेताओं में शामिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने से लेकर बीजेपी के संस्थापक सदस्य की भूमिका निभाने वाले एलके आडवाणी को देश का सबसे सर्वोच्च और बड़ा सम्मान मिलने पर उन्हें बधाई मिलने का तांता लगा हुआ है। लालकृष्ण आडवाणी देश के सबसे वरिष्ठ राजनेताओं में शुमार वो शख्स जो बीजेपी की स्थापना से लेकर पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। उसी आडवाणी जी को केंद्र सरकार ने देश का सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैं भी उनसे बात की और सम्मानित होने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आडवाणी जी को फोन कर बधाई दी। आडवाणी वो शख्स हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई थी। वो बीजेपी के संस्थापक सदस्य हैं। 1980 में बनी बीजेपी के गठन के वक्त भी वो पार्टी में एक मजबूत पिलर रहे। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लालकृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। देश का सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च सम्मान मिलने पर आडवाणी जी ने इसे गौरवशाली क्षण बताते हुए कहा कि इस सम्मान को वे विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आडवाणी जी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शुभकामना दी। नीतीश कुमार ने लिखा, आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी का स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहा है और उनसे कई चीजें सीखने का भी मौका मिला है। आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने का केंद्र सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने मोदी सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि आज अपनी मां को वो सबसे ज्यादा मिस कर रही हैं। मां का आडवाणी जी के राजनीतिक जीवन में बड़ा योगदान रहा। आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी मां है, और मां का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया
तो वो बहुत ही खुश थे और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 2002 से 2004 के बीच अटल जी के सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे। 1998 से 2004 के बीच गृह मंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी की नींव रखने वाले लोगों में इनका नाम शुमार है। 10वीं और 14वीं लोकसभा में आडवाणी जी नेता प्रतिपक्ष रहे। आरएसएस से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले आडवाणी को 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका राम मंदिर आंदोलन के रूप में काफी अहम रही थी। 90 के दशक में पूरे देश में रथ यात्रा निकालने वाले आडवाणी जी ने न सिर्फ मंदिर आंदोलन से लोगों को जोड़ा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी बेहद मजबूत की। लंबे वक्त से उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग उठ रही थी। आखिरकार केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके सम्मान में सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने आडवाणी जी को इस सम्मान के लिए बधाई दी है। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले के लिए पीएम मोदी का भी आभार जताया है। मैं लाल कृष्ण आडवाणी साहब को बधाई दिया है और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को उन्होंने भारत रत्न की उपाधि दी। देखिए, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी लंबे वक्त तक उन्होंने समाज सेवा और देश के लिए काम किया है और देश के शीर्ष दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन किया है। और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी हम सबों के एक गौरव पुरुष रहे हैं और खास करके स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उनकी जोड़ी जो राष्ट्र की सेवा की है, आज भी देश उन्हें नहीं भुला सकता है। लेकिन आडवाणी जी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो दल हो या राष्ट्र हो, अनुशासन उनका सर्वोपरि था। आज उनकी धर्मपत्नी कमला जी नहीं है, लेकिन आडवाणी जी के यहाँ तक की यात्रा में जब तक कमला जी रही उनका साथ देते रही और आडवाणी जी दल के प्रति और राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्ति में से रहे। कि हमारे प्रिय नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न का सम्मान मिला है। ये आडवाणी जी का ही सम्मान नहीं, पूरे देश के लोग जो राजनीति में शुचिता और ईमानदारी से काम करते हैं, सेवा करते हैं, उनका सम्मान है। पूरे देश में खुशी की लहर है। धन्यवाद मोदी जी, शुक्रिया मोदी जी कि आपने लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न के अवार्ड से नवाजने का काम किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी पटना में मेट्रो यार्ड निर्माण को लेकर प्रशासन का बुलडोजर चला है। पटना सिटी की पहाड़ी मौजा और रानीपुर में मेट्रो यार्ड निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई जमीन पर बने मकानों को तोड़ा जा रहा है। जिलाधिकारी के आदेश पर प्रशासन की टीम ने आज 2 मंजिला एक मकान को तोड़ दिया। इस दौरान प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। घर टूटने से परेशान महिला रश्मि ठाकुर ने अपनी छत से कूदकर जान देने की कोशिश की। किसी तरह से घर के लोगों ने इस महिला को संभाला। वहीं पीड़ित पक्ष के वकील का दावा है कि पटना जिलाधिकारी ने कोर्ट के आदेश की अनदेखी करते हुए घरों को तोड़ने का आदेश दे दिया है, क्योंकि 6 महीने के भीतर पीड़ित पक्ष को मुआवजा और आवास की व्यवस्था करनी है, लेकिन अब तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। ऐसे में इस मामले में कोर्ट का एक नोटिस भी डीएम ऑफिस में दिया गया था, बावजूद इसके घरों को तोड़ा जा रहा है। क्लियरली कहा गया है कि 6 महीने के अंतर्गत सारे जिनका जमीन जिनका घर टूट रहा है उनको रिसेटलमेंट और रिहेबिलिट करना है। जिला प्रशासन के आदेश से हो रही है। क्या हो रहा है? मेट्रो के संचालन हेतु अतिक्रमण हटाई जा रही है। कितने मकान को चिन्हित किया गया था? अभी तो मात्र एक है। इसे लेकर विरोध भी हुआ यहाँ पर।
लोग विरोध भी कर रहे हैं क्या? विरोध तो अपना लोग करता ही, पर पक्ष रखते हैं, पक्ष रखेंगे अपने न्यायालय वगैरह में। इनका आदेश है जिला समाज। वही दरभंगा राज परिवार के ट्रस्ट से जुड़े करोड़ों की गहने को फर्जी तरीके से बेचने के मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन कर दिया गया और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। दरभंगा की सिटी एसपी शुभम आर्य के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दी गई। दरभंगा राज के अंतिम महाराजा कामेश्वर सिंह के पोते कुमार कपिलेश्वर सिंह ने 30 जनवरी को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें ट्रस्ट के सदस्यों पर फर्जी तरीके से पुराने गहने को कीमती सामान बेचने का आरोप लगाया गया। जिस सोनार ने गहने को खरीदा था उसने उसकी कीमत करीबन 88 लाख रुपए लगाई थी, लेकिन कुमार कपिलेश्वर सिंह का दावा है कि पहले भी इसी तरह फर्जी तरीके से लाखों करोड़ों के गहने बेचे गए। ऐसे में पूरे मामले की सीबीआई और ईडी से जांच होनी चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।